Today we will learn about the long run Phillips curve theory or the rational expectation theory. पहले जो हम लोगों ने क्लास लिया था उसमें देखा कि एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या होता है, जहाँ पे शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था और हम लोग इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट पे गए और कैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट में आए, तो सारा एक्सप्लेनेशन किया था। और जो शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है वो सबको कंबाइन करके हम लोगों को जो कर्व मिला दैट वाज द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व. So in adaptive expectation theory, both the curves were present, that is the short run Phillips curve and the long run Phillips curve. Today we will discuss about the rational expectation theory. In the rational expectation theory, initially the aggregate demand curve and the aggregate supply curve is AD naught and SAS naught. So what is AD? AD is aggregate demand, and what is SAS? Short run aggregate supply. So the aggregate demand curve and the aggregate supply curve are intersecting at point A. So this is the equilibrium point of the firm. Now suppose the government undertakes expansionary fiscal policy. So if the government undertakes expansionary fiscal policy, then money supply in the economy will increase, people will have more purchasing power in their hands, and they will demand more. And as a result, the aggregate demand curve will shift towards right from AD naught to AD1. So the initial aggregate supply curve was this and the new aggregate demand curve was this. So the ultimate equilibrium should have been this one. But जो पहले का थ्योरी में हुआ एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन में क्या हुआ था, यहाँ पे पहले इस पॉइंट पे हम लोग मूव किए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इन्फ्लेशन बढ़ गया था. इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से प्राइस जब बढ़ गया, प्रोड्यूसर्स हैव रियलाइज्ड दैट दे आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. सो they started to increase their production, and as a result unemployment decreases from this to this. उसके बाद क्या हुआ कि वर्कर्स ने धीरे धीरे रियलाइज किया कि जब इन्फ्लेशन बढ़ गया इन लोगों को लॉस हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का वेज कांस्टेंट है. तो पहले वो लोग जितना खरीद पाते थे अभी वो लोग कम खरीद पाते हैं. तो उसके बाद इन लोगों ने वेज बढ़ाने के लिए किया, और जब वेज बढ़ गया तब प्रोड्यूसर्स ने देखा कि अब उनको लॉस हो रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट को वापस से बढ़ा दिया. then we moved from this point to this point, and the ultimate equilibrium point is this. तो पहले क्या हुआ था, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम लोगों ने मूव किया, एंड इसके बाद हम लोगों ने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव किया था इन द एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी. बट इन द रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड जब हम लोगों का इस साइड में मूव करता है तब क्या हुआ, देखो अगर ये इक्विलिब्रियम होता तो प्राइस क्या होता, बढ़ जाता. तो प्राइस बढ़ने से हम लोगों को पता है कि प्राइस जब बढ़ेगा प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट बढ़ जाएगा. प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट अगर बढ़ गया तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर. तो एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन में ये हुआ था, उसके बाद वर्कर्स ने रियलाइज किया. लेकिन रेशनल एक्सपेक्टेशन में इट इज़ क्वाइट रेशनल दैट व्हेन द प्रोड्यूसर्स रियलाइज दैट with the increase in the price level, profit of theirs increases, profit of the producers increases. In the same time the workers also realize that at the same time the workers also realize that they are incurring huge losses, because with the same wage rate their real wage decreases. That is, earlier whatever goods and service they used to purchase with their uh, present wage, now with the increase in the price level they are actually buying less product. So when the producers realize that their profits will increase, the workers will realize that they are incurring losses. तो दोनों में दोनों मतलब प्रोड्यूसर और वर्कर्स में क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स भी ट्राई करता है बढ़ाने का, उसके बाद वर्कर्स रियलाइज करता है, वो लोग अपना वेज इंक्रीज करने का ट्राई करता है. तो इससे क्या होता है, जब वर्कर्स वेज इंक्रीज कर लेता है, ठीक है, विद एट द सेम टाइम, बिकॉज जब प्राइस बढ़ता है प्रोड्यूसर्स जब रियलाइज करता है कि उन लोगों का प्रॉफिट बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम वर्कर्स रियलाइज दैट दे विल नाउ इनकर अ लॉस, एंड दे ट्राई टू इंक्रीज देयर वेज रेट, एंड दे बिकम सक्सेसफुल इन दिस एट द सेम टाइम. ठीक है, तो व्हेन द वर्कर्स बिकम सक्सेसफुल इन रेजिंग देयर वेजेस,
प्रोड्यूसर्स को और प्रॉफिट नहीं होता, तो अगर प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट कम हो जाता है तो एग्रीगेट सप्लाई, मतलब सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो तब सप्लाई क्या होगा? कमाएगा। वो लोग तो अब ज़्यादा सप्लाई करेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का प्रॉफिट अब कम हो गया है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि वर्कर्स को पता चल चुका है प्राइस बढ़ने से उन लोगों को लॉस होगा और वो लोग अपना वेज को बढ़ा देंगे। तो अगर वो लोग अपना वेज को बढ़ा दिया तो प्रोड्यूसर्स को क्या होगा? लॉस होगा, और प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा तो एग्रीगेट सप्लाई विल डिक्रीज, एंड एज ए रिजल्ट वी मूव फ्रॉम दिस टू दिस। डिक्रीज हुआ, इसीलिए ये कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया। So the ultimate equilibrium point is this. So we moved from this point to this. पहले adaptive expectation में हम लोग इस साइड में जाते थे, अभी हम लोग इन दोनों साइड में जाएंगे नहीं, क्योंकि जब प्रोड्यूसर्स रियलाइज करता है उसी टाइम वर्कर्स भी रियलाइज करते हैं, दैट इज क्वाइट रेशनल। क्लियर? So we will move from this particular point to this particular point. Again, suppose with the expansionary fiscal policy, again we will move from this curve to this curve, and again we will get back to this particular curve, and we will again get another equilibrium point. So by joining all these equilibrium points, we will get a curve, and that curve will be our long run aggregate supply curve. तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला? देखो कि आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में जितना भी चेंज करो, योर आउटपुट विल रिमेन कांस्टेंट, एंड इफ योर आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट, व्हिच implies that your employment also remains constant. So what does Phillips curve show us? Phillips curve shows the functional relationship between price level and unemployment. And since there is no such trade-off between प्राइस लेवल एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज ट्रेड ऑफ, मतलब प्राइस लेवल के चेंज होने की वजह से हम लोगों का आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, और अगर प्राइस लेवल के चेंज होने की वजह से हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट कांस्टेंट रहता है, तो देखो ये चीज़ बताने से पहले एक बार वापस से मैं बोल रही हूँ, हम लोगों का जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होता है दैट वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग, विच इम्प्लाइज दैट इफ आवर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस देन आवर अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले वीडियोस में दिया हुआ है, देख लेना। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइस लेवल तो चेंज हो रहा है लेकिन आउटपुट रिमेनिंग द सेम, सिंस देयर इज नो सच ट्रेड ऑफ। So it implies that in the rational expectation theory, there is no existence of the short run Phillips curve, और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का एग्जिस्टेंस क्यों है? क्योंकि विद द चेंज इन प्राइस लेवल योर अनएम्प्लॉयमेंट रिमेनिंग द same, and that is why rational expectation theory is also known as the long run Phillips curve theory. So see, with the change in the price level your unemployment rate remaining the same, and that is shown by your long run Phillips curve. Clear? Now what is there is one topic left in this particular unit is सेक्रीफाइस रेशियो। अब देखो सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या है? हम लोगों ने सपोज फिलिप्स कर्व ड्रॉ किया, तो ये फिलिप्स कर्व कौन सा फिलिप्स कर्व है? शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, क्योंकि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज ए और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। नाउ ये सपोज शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है, एंड द इन्फ्लेशन रेट इज दिस 10%, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज सपोज यू स्टार, ठीक है? या फिर मान लो कि 5% अनएम्प्लॉयमेंट है, 5% ज़्यादा ही कम लिख लिया, सपोज 15% है, तो 10% और 15% is the unemployment rate, and this is about inflation. So now suppose इन्फ्लेशन का ज़्यादा होना इज़ नॉट गुड ना, सो वी हैव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को मान लो कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिया है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो के 7% में आ गया, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर एन इकोनॉमी, फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इन्फ्लेशन का कम होना इज गुड, बट वी नो दैट फिलिप्स कर्व शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो इन्फ्लेशन यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? कम हुआ। तो इन्फ्लेशन का कम होना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बढ़ जाना, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बढ़ना मतलब क्या कि पहले जितना अनएम्प्लॉयमेंट था अभी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी, कि जो लोग काम कर रहे हैं अभी उन लोगों का जॉब चला गया। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए हम लोगों को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? एम्प्लॉयमेंट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट का सेक्रीफाइस करना मतलब ही होता है अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाना।
So, if we try to reduce inflation, we must keep in mind that we have to sacrifice something, and that sacrifice is our employment rate. That is, in order to reduce inflation, we have to increase our unemployment rate, which implies that our unemployment is increasing, which implies that employment rate is decreasing. Unemployment increases means employment is decreasing, which is not good for an economy, obviously. So, if we want to reduce inflation, we have to sacrifice our employment, and that is known as sacrifice ratio.